प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 कृतिका का अध्याय 3 रीढ़ की हड्डी एकांकी। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र महतो द्वारा रचित एक सामाजिक एकांकी है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है, लेकिन दिखाया है कि शिक्षा में से स्त्रियों में आत्मविश्वास तथा साहस की सृष्टि होती है और वे अपने सामाजिक दायित्वों को भली प्रकार निभाती है। ये हम इस एकांकी में पढ़ेंगे। एकांकी को देखते हैं, शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू अबे धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, इधर बस बस। नौकर बिछा दूं साहब। बाबू जरा तेज आवाज में। और क्या करेगा, परमात्मा की यहाँ अक्ल बन रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दूं साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है और फिर हंसता है। बाबू हंसता क्यों है। अबे हमने भी जवानी में कसरतें की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। ये तख्त क्या चीज है, इसे सीधा कर। यूं हाँ बस। और सुन, बहुजी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चादर भी जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर आता है। बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गंदूबी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। इतने भाग में हमें यह समझ में आया कि इस घर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जो घर का मालिक है और जिसका नाम रामस्वरूप है और उसको बाबू साहब कहते हैं। एक नौकर है, वो अपने घर में किसी घर को अच्छी तरह सजा रहे हैं। शायद किसी मेहमान का आगमन उनके घर में होने वाला है और उनकी पत्नी प्रेमा और रामस्वरूप आपस में बात करते हैं। प्रेमा मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई। एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप धोती। प्रेमा हाँ अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप लेकिन मुझसे धोती मांगी किसने। प्रेमा यह तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोती धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्से के ऊपर धुली हुई कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन और दरी। प्रेमा दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। इस तरह से वो अपने उस घर के कमरे को लगा रहे हैं जो मेहमान आने वाले हैं उनके लिए। रामस्वरूप घर का मालिक है, प्रेमा उसकी पत्नी है, रतन उनका नौकर है और जो बीबी जी का जिक्र इसमें आया है वो उनकी बेटी है। रतन बीबी जी के कमरे में हारमोनियम लाने चला जाता है और दोनों पति पत्नी तख्ते पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा लेकिन ये तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप मुंह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो। जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार हो जाए, तू मुझे दोष मत देना। प्रेमा तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं।
अपना जमाना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि तुम्हारे बीए एमए की पढ़ाई होगी और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। इस तरह से बाबू रामस्वरूप, प्रेमा और रतन तीनों आने वाले मेहमानों के लिए घर को सजाते हैं और अपनी बेटी के बारे में चर्चा करते हैं और बेटी को बुलाने के लिए रामस्वरूप प्रेमा को कहता है। इसके आगे का भाग हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।